हेल बाउंड सीजन 2 एपिसोड 1 शुरू होती है तो हम न्यू ट्रुथ के पहले चेयरमैन यांग जिन सू को ड्रीम में देखते हैं। वो पहले सीजन में मर चुका था और अब जहन्नम से अपने ड्रीम में अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स को देख रहा होता है, जहां वो वीरान यतीम खाना में डिटेक्टिव जिंग क्यूंग के साथ बात कर रहा होता है। चेयरमैन डिटेक्टिव को बता रहा होता है कि आज मेरा भी डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। 20 साल पहले मेरी भी पेशगोई हुई थी। डिटेक्टिव को यकीन नहीं आता, कहता है कि तुमने कौन सा गुनाह किया होगा। बच्चे ज्यादा से ज्यादा पेंसिल चुरा सकते हैं। उसे जिनसू बताता है कि मैंने कोशिश की कि अच्छा बच्चा बनकर रहूं, झूठ ना बोलूं, चोरी ना करूं, कुछ गलत ना करूं ताकि मेरी माँ वापस आ जाए। मुझे लगा ईश्वर से कोई गलती हुई है, वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है, लेकिन ये सब सच निकला। उसने बेरहमी दिखाई। ये दुनिया गुनाहों से भरी हुई है, लोग बिना खौफ गुनाह करते जा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कोई रोक सकता है तो वो खौफ है, वो डर है जो अब जहन्नम के जलादों और न्यू ट्रुथ की वजह से दुनिया में है। मैंने ये किया क्योंकि ये लाजमी था। जानते हो, जब 20 साल पहले मेरी डिमॉन्स्ट्रेशन की पेशगोई हुई तो उसके बाद से हर लम्हा मैंने डर में गुजारा, एक पल का सुकून नहीं था। और अब दुनिया के सारे लोग इसी डर में गुजारेंगे। ये डर इतना खौफनाक होगा कि लोगों की रूहें तक कांप जाएं। और तुम मेरी डेमोन्स्ट्रेशन की खबर और मेरी वीडियो बनाकर लोगों को मेरी रियलिटी बताकर कुछ देर के लिए अपनी मर्जी की दुनिया बना लो या फिर अपनी बेटी को बचाओ। अब चेयरमैन डिटेक्टिव को ब्लैकमेल करता है कि या तो तुम सच का साथ दो और सच बोलकर दुनिया को सच बता दो कि चेयरमैन की हकीकत ये है, और अपनी बेटी की भी हकीकत बताकर उसे जेल भेज दो, या फिर तुम बेटी को बचाओ और मेरा सच भी छुपा लो, फिर अपनी बेटी के साथ मेरी बनाई हुई दुनिया में मजे करना। मैं तुम्हें ये दुनिया सौंप कर जा रहा हूँ। अब जहन्नम के जलाद आने वाले हैं और अगर तुमने खामोश रहना चूज कर लिया है तो पीछे से मेरे अवशेषों का ख्याल रखना। यहाँ उसकी बातों से हम समझ सकते हैं कि जिनसू नॉर्मल नहीं है। पेरेंट्स से जुदाई, अकेलेपन ने उसे तोड़कर रख दिया था। वो मेंटली डिस्टर्ब था, वो खुद अजियत और खौफ में जिंदा था और अब पूरी दुनिया को उसने उसी आग में झोंक दिया। अब वहाँ जहन्नम के जलाद आ जाते हैं और चेयरमैन को बेरहमी से पीटने लगते हैं और उसे उठा उठा कर पटकने लगते हैं, मार मार कर उसकी जान लेने लगते हैं। अचानक से चेयरमैन की आंख खुल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों हो रहा है। अभी तो वो किसी और जगह था, अब बेड पर। फिर वो देखता है कि उसके साथ एक औरत लेटी है। वो नहीं जानता वो कौन है। वो कहती है कि लगता है कि तुमने फिर से बुरा सपना देखा है, फिक्र ना करो और कल एक खास दिन है, तुम 2 बजे मुझे लेने आ जाना, हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उसके बाद वो औरत चली जाती है। अब चेयरमैन जिनसू खुद को एक नई सीन में देखता है। वो कार में एक रोड पर है, वो एक पार्क में चला जाता है। उससे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, न समझ के ये क्या हो रहा है। अब वो वहाँ बेंच पर खुद को बैठा देखता है, एक बचपन का यंग जिनसू, उदास और मायूस अपनी माँ के इंतजार में। अब औरत अचानक आकर उसे डराने लगती है कि तुम बाहर क्यों आए। जिनसू को पता चलने से पहले अंदर चलो। वो कहता है कि मैं हूँ जिनसू और आप मेरी मॉम है। जिनसू माम को देखकर खुश था। उसकी माम उसे कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, आप मेरी माम हो। वो कहती है कि जल्दी करो, जिनसू के देखने से पहले यहाँ से चलो। जिनसू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। उसकी माम भाग जाती है। जिनसू अपने आप को शीशे में देखता है। इधर वो डिफरेंट नजर आ रहा था, वो शायद अपने बाप जैसा दिख रहा था। अचानक जहन्नम के जलाद आते हैं, उसे पकड़कर उसी रूम में फेंक देते हैं जहां उसकी आंख खुली थी। अब वो बहुत ज्यादा डर रहा था। जाहिर बात है, मरने के बाद वो जहन्नम के किसी हिस्से में था और जहां उसको ये अजाब मिल रहा था। उसकी माम आती है और उसे कहती है कि अब क्या हुआ। वो कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने कहा था मैं वापस आऊंगी लेकिन आप नहीं आई, उसी आदमी की वजह से ना। उसकी माम उसे कहती है कि तुम ओल फोल बक रहे हो। जिनसू कहता है कि आपने मुझे अकेला छोड़ा, चुप हो जाओ। जिनसू अपनी माम को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ उसकी माम को ये जिनसू का बाप नजर आ रहा होता है। इस जहन्नम की सीन में जिनसू अपने बाप की जगह यहाँ था और माम अपने वक्त के उसी सीन में थी जहाँ जिनसू का बाप उसे मारता पीटता था। और ये वही एक सीन था, लेकिन जिनसू यहाँ फंसा हुआ था। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। माम कहती है कि मुझे भी मारो और उसके बाद मेरे बच्चे को भी मार देना। इसी दौरान जिनसू जो बच्चा होता है रूम में आ जाता है। माम कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्यों आए तुम यहाँ, मैंने तुम्हें मना किया था। अब जहन्नम के जलाद फिर से उस रूम में आ जाते हैं, उसे पीटने लगते हैं। अब सीन बदलता है और वो खुद को मुर्दे जलाने वाली आग की भट्टी के तख्ते पर बंधा पाता है। बे और जिन ही जैसे दिखने वाले उसको इस भट्टी में जला देते हैं। वो दर्द से चिल्लाता है। ये ऐसे ही थे जैसे उसकी बनाई हुई खौफ की दुनिया में मुखालफिन को जला दिया जाता था। अब यहाँ जलते ही वो असली दुनिया में वापस आ जाता है और वीरान जगह पर चलने लगता है। अचानक एक बंदा देखकर पहचान लेता है और उसके सामने झुक जाता है कि हमारा लीडर वापस आ गया।
अब सीन शिफ्ट होता है एरोहेड के एक अकड़ पर, जहां एरोहेड वाले एक दोषी को पकड़कर लाए हैं जिसकी मौत की पेशगोई हो चुकी है और 20 मिनट बाद उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। स्टेज पर एरोहेड की मेंबर मिस सिंह शाइंग आती है, साथ में वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे होते हैं। वो बताती है कि इस पापी ने बहुत गुनाह किए हैं। वो पापी से पूछती है कि तुम बताओ तुमने क्या किया। वो कहता है कि मैं स्कूल में नए बच्चों को बुली करता था। मिस सिंह शाइंग कहती है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, इन बच्चों की जिंदगियां तबाह हो गयी और तुम्हें कभी इसका मलाल हुआ, शर्म आई। वो कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं उनके बारे में। शाइंग कहती है इसीलिए तुम बहुत बड़े कमीने हो, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें सजा देने का और जहन्नम भेजने का फैसला किया है। दोस्तों जानते हो ईश्वर ने एक मासूम बच्ची को, अपने ही माँ बाप को उनके पापों की सजा देने का नोटिस दिया। बे और योंग ने ईश्वर को बदनाम करने की कोशिश की और ईश्वर के फैसले पर शक किया। फिर उन्होंने ईश्वर के सामने जलादों की आग का सामना किया और जहन्नम चले गए। हम उनके इस फैसले की कदर करते हैं और आज हम इस पापी को भी एक मौका देंगे और मैं खुद को जलादों के सामने कुर्बान करूंगी। और कौन कौन मेरा साथ देगा? न्यू ट्रुथ वाले झूठे हैं, उन्होंने ईश्वर के खिलाफ काम किया और अपने रूल्स बनाकर खुदा का मजाक उड़ाया। इसी वजह से अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि एरोहेड ने उस मासूम बच्ची की डिमॉन्स्ट्रेशन के वाकये से बहुत फायदा उठाया और न्यू ट्रुथ को कमजोर करने और एरोहेड को मजबूत करने में यूज किया। हम सोच रहे थे कि लोग जलादों और इस नए मजहब के खिलाफ हो जाएंगे कि ये झूठ है, इन जलादों के इस जुल्म की तहकीक होनी चाहिए कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इसको रोका जा सके क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। लेकिन एरोहेड ने अपने झूठों से फिर लोगों को फंसा लिया। अब एरोहेड बहुत मजबूत हो चुका है। इसी दौरान जहन्नम के जलाद आ जाते हैं और ये सब बे और उसकी वाइफ की तरह इस पापी को बचाने की कोशिश करते हैं और रुकावटें खड़ी करते हैं। टाइम पूरा हो जाता है और डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करने देते। फिर ये सब इस पापी को पकड़कर उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं। कई लोग उनका साथ देते हैं। जहन्नम के जलाद आते हैं और इन सबको मार देते हैं। हालांकि इनका डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होना था। इस कुर्बानी से एरोहेड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि उन्होंने न्यू ट्रुथ को भी पीछे छोड़ दिया था और बे और उसकी वाइफ की कुर्बानी को हाईजैक किया। लोगों को सीधे रास्ते पर चलाने के बजाय वापस जलादों के दीन पर इकट्ठा कर लिया जो जिन्सू ने फैलाया था। न्यू ट्रुथ के नए चेयरमैन किम जी पर एरोहेड वाले अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरीका से वहाँ से जान बचाकर हेड ऑफिस वापस आ जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ई सी ग्योंग उसे मिलने आई है। वो पॉलिटिशियन थी, इसलिए वो बहुत ही गहरी बातें कर रही थी। उसने कहा कि इस बच्ची के डिमॉन्स्ट्रेशन ने न्यू ट्रुथ को बहुत नुकसान पहुंचाया है और एरोहेड ने इस मौके से फायदा उठाया और खुद को मजबूत कर लिया। हम कानूनी तौर पर भी उनको काबू नहीं कर सकते। हम उन्हें पकड़कर केस चलाएंगे, उन्हें फैसला बुरा लगा तो जजेस की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालकर लीक करेंगे और उन्हें डराएंगे। ये कमबख्त आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क पर कब्जा जमा लेंगे। लेकिन अभी भी कुछ असूलों वाले बेईमान लोग मौजूद हैं, जैसे न्यू ट्रुथ, जिनसे हमें उम्मीदें हैं। अब न्यू ट्रुथ की रेपुटेशन को वापस बहाल करना होगा ताकि लोग उनकी बात सुने और माने। इसके लिए हमें एक करैक्टर की जरूरत होगी, एक ऐसे सिंबल की, एक नई कहानी की। सेक्रेटरी उसे पार्क जुन-जा की वीडियो दिखाती है जिसमें वो वापस जिंदा हो जाती है। न्यू ट्रुथ ने उसको छुपा रखा था, लेकिन गवर्नमेंट से क्या छुपा होता है। अब वो उसे पार्क जुन-जा के पास ले जाता है। वो एक रूम में बंद थी जहाँ ढेर सारी बुक्स थी। किम बताता है कि 4 साल पहले ये जिंदा हुई, लेकिन ये बात नहीं करती, ना कुछ याद है इसको। 1 साल पहले उसने कुछ बातें करना शुरू की, कुछ बड़बड़ाती और अपने बच्चों का नाम लेती रहती है। अगर बच्चे उसके सामने लाए जाएं तो शायद ये हमें कुछ बता दे, लेकिन सोडो ने उसके बच्चे छुपा कर रखे हुए हैं। सेक्रेटरी कहती है कि हमें पार्क को ही करैक्टर बनाना होगा और सरकार चाहती है कि एक ऐसी विचारधारा या आइडियोलॉजी बनानी होगी जिसकी मदद से हम लोगों को कंट्रोल कर सकें। अपोजिशन इस वक्त स्ट्रांग है और प्रेसिडेंट को फिक्र है। पार्क को एक ऐसा आइकन बनाना होगा जो एरोहेड और न्यू ट्रुथ दोनों से ऊपर हो। एक नए सिद्धांत यानी नए रूल्स की जरूरत है। लोगों को उसकी तरफ हम मिलकर लाएंगे और इस तरह हम लोगों की राय और उनके एक्शंस को अपने कंट्रोल में करेंगे। 6 मंथ्स के बाद पार्क जुन-जा के साथ एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग करो। किम कहता है कि अगर ये जिंदा हुई तो कल कोई और जिंदा होकर आ जाएगा। उसने कोई और स्टोरी सुनाई तो हम क्या करेंगे। सेक्रेटरी कहती है कि भले से आ जाए, हर कोई सिंपल बनने के लायक नहीं होता। इसके 2 लोग ही लायक हैं, पार्क जुन-जा और वो बच्चा जो डिमॉन्स्ट्रेशन से बच गया। इस बच्चे को हम ढूंढ लेंगे। किम कहता है कि आप चेयरमैन जिन्सू को भूल गए, वो छुपा नहीं है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था और डिटेक्टिव को पता है। डिटेक्टिव को उसने कहा था कि मैं दुनिया तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ और तब से वो खामोश है और ना ही उसने कुछ किया। अगर जिन्सू जिंदा होकर वापस आ जाए तो एरोहेड खत्म हो जाएगा। हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और हमारे सिद्धांत भी किसी काम के नहीं रहेंगे। सब जिन्सू की ही सुनेंगे।
اب ہم ڈیٹیکٹیو اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک انجان شہر میں ہیں۔ ڈیٹیکٹیو کام پر جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو سونے کا بول کر نکلنے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی چیخنے لگتی ہے۔ اسے کوئی میڈیکل ایشو تھا۔ ڈیٹیکٹیو اسے میڈیسن دیتا ہے اور دلاسا دیتا ہے کہ تم اب ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کی بیٹی پھر سے لیٹ جاتی ہے اور فون اٹھا لیتی ہے، جس پر ایرو ہیڈ کے چیئرمین کی نیوز ہوتی ہے۔ تو فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک دین جسے جنسو نے لانچ کیا، اس سے 2 کلٹ بن گئے۔ اب گورنمنٹ اپنے فائدے کے لیے نیا کلٹ بنانے والی ہے، لیکن جلاد کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، نہ ڈھونڈنے کی جاننے کی کوشش۔ پہلی ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا۔ گورنمنٹ نے نیو ٹروتھ کے ساتھ مل کر پاک جنجا کے تھرو ایک نیا کلٹ بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ایرو ہیڈ، لوگوں اور باقی مشکلات کو قابو کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم نے ڈیٹیکٹیو کو دیکھا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے۔ وہ ہاسپٹل جاتا ہے اور بیٹی کے ڈاکٹر کو سب بتاتا ہے کہ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اصل میں اس کی بیٹی کو کینسر ہو گیا ہے۔ اس کا کافی علاج ہوا، اس کی کیمو تھراپی بھی وہ بہتر ہوئی تھی، لیکن اب پھر کینسر لوٹ رہا تھا۔ اب اسے ہاسپٹل علاج کے لیے پھر سے لانا ہوگا کیونکہ گھر علاج ممکن نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر کی بات مان جاتا ہے۔ اس کے بعد جن اس کے لیے پین کلرز لے کر گھر واپس آ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بلیک گاڑی میں اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بس سے اتر کر چھپ جاتا ہے۔ وہ سیکیورٹی میں کام کرتا آیا تھا، اس لیے پکڑن پکڑائی کی گیم میں وہ ماہر تھا۔ لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیو ٹروتھ والے اس کی بیٹی کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ اسے بھی پکڑ کر پیٹنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں لے جاتے، انٹری ہوتی ہے من ہائیجین کی۔ وہی جن ہونگ کا پیچھا کر رہی تھی۔ یاد کراتا چلوں کہ اسے جن سو نے مروا دیا تھا، لیکن اسے سوڈو والوں نے بچا لیا تھا اور اب یہ سوڈو کے لیے کام کرتی تھی۔ وہ اس کے ساتھی جن کو بچاتے ہیں اور بعد میں نیو ٹروتھ کے گنڈو کا پیچھا کر کے اس کی بیٹی کو بھی بچا لیتے ہیں اور ایک سیکیور جگہ لے آتے ہیں۔ یہاں من ہائیجین اور ڈیٹیکٹیو بات کرنے لگتے ہیں۔ من ہائیجین بتاتی ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ نیو ٹروتھ گورنمنٹ سے مل کر پاک جنجا جو واپس زندہ ہو گئی ہے اس کے تھرو نیو ول لا رہے ہیں، یعنی وہ پاک جنجا کے تھرو ایرو ہیڈ اور سوڈو اور لوگوں کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ جن کہتا ہے کہ اور ان کو خطرہ ہے کہ جنسو کہیں واپس نہ آ جائے، اور مجھ سے وہ جنسو کی ڈیمونسٹریشن کی جگہ کا پتہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ زندہ ہو اسے پکڑ لیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو منہائی کہتی ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے اگر تم چاہو تو ہمیں جنسو کے ڈیمونسٹریشن کی جگہ کا بتا دو۔ ڈیٹیکٹیو اسے پوچھتا ہے کہ اس بچی کا کیا بنا جو ڈیمونسٹریشن سے بچ گئی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر جن اسے ڈیمونسٹریشن کی جگہ کا بتا دیتا ہے کہ اولڈ آرفنیج میں فلاں روم میں، اور ساتھ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو جنسو کی ڈیمونسٹریشن کا پتہ نہ چلے۔ وہ اسے آئیڈیلائز کرتی ہے اور لیڈر مانتی ہے۔ اسے پتہ چلا تو اسے شاک لگے گا، وہ پہلے ہی بیمار ہے۔ ادھر نیو ٹروتھ والے پریشان تھے کہ من ہائیجین کو تو ہم نے مار دیا تھا اور پھر سوڈو کے جاسوسوں اور لیڈرز کو بھی، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ لیکن دوستو تاریخ گواہ ہے کہ سچ کی آواز دبائی جا سکتی ہے، کمزور کی جا سکتی ہے، لیکن ختم نہیں کی جا سکتی۔ یہ برے وقت میں سیکھتی ہے، اپنے آپ کو خاموشی سے مضبوط کرتی ہے اور پھر اچانک کرانتی بن کر پوری طاقت سے سامنے آتی ہے۔ پھر جھوٹ اور فریب کے خاتمے کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا بھی یہی حال تھا، بہت پریشان تھے۔ سیکرٹری کہتی ہے کہ تم پاک جنجا کے زندہ ہونے کی خبر نیوز میں چلوا دو۔ نیو ویل ہم 3 منتھ بعد سامنے لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ سوڈو والے کچھ کریں، ہمیں نیوز میں آ کر لوگوں کی رائے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ چیئرمین ایسا ہی کرتا ہے اور پاک جنجا کی واپسی کا اعلان کر دیتا ہے۔ سب کو بتاتا ہے کہ ایشور نے اس کے تھرو ہمارے لیے نئے رولز بھیجے ہیں۔ ایشور کا پیغام 3 منتھ بعد پاک جنجا خود آ کر آپ کو بتائے گی۔ اب ہم من ہائیجین کو دیکھتے ہیں جو اپنے خفیہ اڈے واپس آ چکی ہے۔ یہاں وہ بچی جے یو ہن بھی ہے جو اب 5 سال کی ہو چکی ہے۔ وہ اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور کیمرے سے اس پر نظر بھی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں کچھ خاص نہیں لگتا، یہ عام بچیوں جیسی ہے۔ اس کے باقی ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ خاص ہے اس میں، اس لیے تو یہ اکلوتی انسان ہے جو ان جلادوں سے بچی، ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ ادھر ڈیٹیکٹیو اور اس کی بیٹی کو خفیہ سیف مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ہی جنگ ڈیڈ کو کہتی ہے کہ مجھے میرا فون یا کوئی بھی لیپ ٹاپ لا دو، نیو ٹروتھ کیا کچھ کر رہا ہے، مجھے نظر رکھنی ہے۔ سب سے بہتر میں جانتی ہوں کہ ریالٹی کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ میری کمنٹری کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ڈیٹیکٹیو کو فرق نہیں پڑتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا، اس کی دنیا اس کی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے تاکہ وہ خوش رہے۔ ڈیٹیکٹیو اس سے پوچھتا ہے کہ نیو ٹروتھ ہمیں کیوں پکڑنا چاہتے ہیں، تم تو ایکسپرٹ ہو، تم بتا سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ کم جونگ پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اس لیے وہ چیئرمین جنسو کا نام خراب کر رہا ہے۔ چیئرمین جنسو اور میں نے پاس میں جو بھی کہا تھا وہ اسے سامنے لا کر جنسو کی ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مجھے پکڑ کر گواہی دلوانا چاہتا ہے، لیکن مجھے پکڑ بھی لیں تو میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی۔ ڈیٹیکٹیو اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم نے اور چیئرمین جنسو نے اس دنیا کو بنانے میں بہت محنت کی، اسے خراب نہیں ہونے دیں گے ہم۔
ان के वापस आने तक इस दुनिया की हिफाजत करेंगे। फिर ही जिंग उनसे पूछती है कि जब आप उनसे मिले तो उन्होंने आपसे क्या कहा। वो उसे जिनसू का पीछा करने की कहानी सुनाता है और जो बातें हुई सवाई डिमोन्स्ट्रेशन के वाकया के। वो बताता है कि चेयरमैन ने कहा कि ही जिंग एक वाहिद इंसान है जो मेरे जैसा सोचती है, वो स्पेशल है और वफादार भी, और जब तक मैं वापस ना आऊं ही जिंग और मेरी बनाई दुनिया में मजे करो। इधर सोदो के खुफिया ठिकाने में बच्ची जेयूहिन रात को बेड से उठकर कुछ ढूंढने लगती है। ये समझते हैं कि शायद वक्त आ चुका है जिसका इंतजार था। अब बच्ची कुछ ऐसा मिस्टीरियस करेगी जिससे उसका स्पेशल होना साबित होगा, लेकिन वो जस्ट अपना टॉय ढूंढ रही थी जो उसने बाहर से लाया था। सोदो वाले समझते हैं कि ये खास है, अभी कुछ खास होना साबित नहीं हुआ, लेकिन हम इंतजार करेंगे, ये भी 5 साल की ही तो है, और जब उसका खास होना साबित हुआ फिर इसको सिंबल बनाकर एरोहेड और न्यू ट्रुथ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उनकी नाइंसाफियों और उनके इंसानों को गुलाम बनाने की पॉलिसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी शायद इंतजार लंबा करना पड़ेगा। अब वो सब यतीम खाना के उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां जिनसू का डिमोन्स्ट्रेशन हुआ था। अगर वो वापस आया जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में मैंने क्लिप दिखाए थे, तो वो उसी जगह पर आएगा। वहाँ वो कैमरास और एडवांस डिवाइसेस लगाकर चौंसी यान नामी बंदे को 24 घंटे इस जगह पर नजर रखने के लिए छोड़ जाते हैं। ये बंदा जिनसू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्यों कर रहा था ये नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। वो इस जगह पर नजर रखे हुए था कि एक रात जिनसू वापस आ जाता है। वो कैमरे पर देखने के बाद गाड़ी में निकल जाता है और जंगल में उसे चेयरमैन चलता हुआ मिल जाता है। जी हाँ, चेयरमैन जिनसू अब वापस आ चुका है। अब न्यू ट्रुथ के पास पाक जुंजा है, एरोहेड के पास उस बच्ची के माँ बाप की कुर्बानी से गढ़ी हुई कहानी, और सोदो के पास जे यू हुन बच्ची जो डिमोन्स्ट्रेशन से बच गई, और अब जिनसू भी। अगर यहाँ से वो उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चेयरमैन जिनसू को ख्वाब में जहन्नम के जल्लाद नजर आ रहे थे। वो डर कर उड़ जाता है और चौंसी यांग से पूछता है कि वाकई में मैं रियल हूँ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो असली दुनिया में वापस लौट चुका है। फिर वो जिस शीशे में भी देखता है उसे जहन्नम के जल्लाद नजर आते हैं। वो शदीद डरा हुआ था। इधर किम जोंग पार्क जुंजा को कन्विंस करने आया है कि वो खुदा की तरफ से मैसेज लेकर आने वाली खातून की एक्टिंग करे, और जब हम कहेंगे तो तुम्हें न्यू विल का ऐलान करना होगा, वो रूल्स जो हमने खुद बनाए हैं। तुम हमें कुछ बताओ। वो अपना दर्द बताती है कि मुझे बस बच्चे याद आते थे और अब भी कि मैं शायद उनसे कभी मिल ना पाऊंगी। ये कैसा दर्द है, अजाब है जिससे मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी। किम उसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, मैंने हाइजीन ने कहीं छुपाए हुए हैं। ये सुनकर पाक जुंजा उसकी बात मान जाती है इस शर्त पर कि वो उसके बच्चों से मिलवाएंगे। इधर चौंसी यांग चेयरमैन जिनसू को सोदो के पास ले जा रहा होता है। चौंसी यांग उसे बताता है कि तुम्हारी वजह और तुम्हारे झूठ की वजह से कि वो अजीब मखलूक जिन लोगों की जान ले रही है वो उनके गुनाहों की सजा है। कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हुई। मेरी बीवी जी वॉन भी, जिसे एरोहेड सिंह शॉन्ग कहता है, वो तुम्हारे झूठ को सच मानने लगी और एरोहेड में चली गई। फिर डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल होकर अपनी जान गंवा बैठी। ये तुम्हारी गलती है। जिनसू उसे कहता है कि उसने उस सुकून को पाने की खातिर ये किया जो उसे ईश्वर की बात मान कर मिला। उसे वो सुकून मिला जो तुम्हारे साथ रहते उसे कभी नहीं मिल पाता। अब जिनसू उसे अपनी बातों के जाल में फंसाता है कि तुम मुझे सोदो के हवाले ना करो, वो मुझे मार देंगे। तुम ये चाहते हो कि दुनिया पहले जैसी नॉर्मल हो जाए और किसी और की जीव उनके साथ ऐसा ना हो, तो ये चेंज मैं ला सकता हूँ। मुझे एरोहेड के पास ले जाओ। जिनसू ने एरोहेड इसलिए चुना कि वो जिनसू का एक हथियार बन सकते थे। न्यू ट्रुथ अब गवर्नमेंट की कठपुतली बन गया था। सोदो जिनसू और इस सब ड्रामे को ऑलरेडी गलत मानते थे, इसलिए अब एरोहेड ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मेरा हाइजीन सोदो की मीटिंग में कहती है कि हमें पाक जुंजा को न्यू ट्रुथ से छुड़ाकर उसके बच्चों से मिलवाना होगा, लेकिन बाकी मेंबर्स उससे एग्री नहीं करते कि हम खतरा क्यों मोल लें। तुमने किसी को नहीं बताया कि पाक जुंजा के बच्चे कहाँ हैं, तुम हमें यूज कर रही हो। लेकिन मिन हाइजीन कहती है ठीक है, मैं ये काम अकेले ही कर लूंगी। चौंसी यांग पहले तो जिनसू को सोदो के हवाले करता है, लेकिन फिर इरादा बदलकर जिनसू को उनसे छुड़वा लेता है और एरोहेड के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। चौंसी यांग ने जिनसू की बात मानकर सही फैसला किया या गलत, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 4 शुरू होती है तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई सेक्रेटरी न्यू ट्रुथ की मीटिंग में है, जहां ये लोग न्यू ट्रुथ मजहब के नए सेट ऑफ रूल्स सिद्धांत को बना रहे होते हैं जो पाक जुंजा के थ्रू
انہوں نے لوگوں کو کنٹرول کرنے اور ریلیجن کے تھرو غلام بنانے کے لیے بنانا ہوتا ہے۔ سیکرٹری کہتی ہے کہ اس سدھانت سے، نیو ول سے، ہم باقی سیکٹس لائک ایرو ہیڈ، سودو کو ہی کنٹرول نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیں گے۔ انہیں ایسی باتیں بتاؤ جسے وہ جتنا سوچیں اتنا الجھ جائیں، خود ہی ایکسپلین کرتے رہیں لیکن کبھی مڑ کر مذہبی پیشواؤں سے سوال نہ کر پائیں۔ اگر وہ سوال کرنے لگے تو وہ سچ جان جائیں گے اور یہ ہم نہیں چاہتے، اس لیے انہیں جھوٹ میں الجھائے رکھنا ہی اس ریلیجن کا مقصد ہے۔ اس لیے نیو ول بناتے وقت ان چیزوں کا زیادہ دھیان رکھو۔ سیکرٹری کم کو کہتی ہے کہ پاک جنجا کے متعلق کچھ عجیب باتیں فیل ہو رہی ہیں، جیسے اسے کسی کی موت کا پہلے ہی علم ہو جاتا ہے۔ وہ مر کر واپس آئی ہے تو شاید ساتھ یہ پاور بھی لائی ہے، ہم شور نہیں ہیں۔ لیکن ایک بندہ جس نے اسے انویسٹیگیٹ کیا تھا، اس نے اسے کچھ باتیں کہیں، اور جانتے ہو کچھ عرصے بعد وہ انہی حالات میں مرا جیسا پاک جنجا نے بتایا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا پاک جنجا کی پیش گوئی؟ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی کم ڈر جاتا ہے اور پاک جنجا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے اس دن کچھ عجیب باتیں بتائی تھی، کیا تم وہ پھر بتاؤ گی؟ وہ بولتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک فینکس برڈ پر پھیلائے ہوئے ہے، دیکھنے سے رنگین نظارہ دکھتا ہے۔ کم کو کوئی سمجھ نہیں آیا تھا۔ جنسو کو چانسی یانگ ایرو ہیڈ کے پاس لے آتا ہے۔ وہ جنسو واپس دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ جنسو انہیں کہتا ہے کہ اب ہم مل کر چیئرمین کیم کو دیکھ لیں گے، اس لیے مجھے پاک جنجا کے پاس لے چلو۔ جنسو چانسی یانگ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارا کام ختم، میں نے تمہیں یوز کیا، یہ ضروری تھا کیونکہ میں ڈرا ہوا ہوں، مجھے جہنم کے جلاد ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ جب میں مرا اس کے بعد ہر وقت مجھے مارنے آ جاتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں، ایک نہ ختم ہونے والا عذاب۔ جب سے میں واپس زندہ ہوا ہوں مجھے وہ پھر نظر آ رہے ہیں، جیسے پھر واپس لے جائیں گے۔ میں ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں پھنس چکا ہوں، یہ شراب ہے۔ پاک جنجا سے مل کر پوچھوں گا، شاید اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہو۔ اس کے بعد وہ چانسی یانگ کو پاپی کہہ کر مار دیتے ہیں۔ اب پاک جنجا نیو ول کا اعلان کرنے والی ہے۔ جنسو ایرو ہیڈ کو لے کر اس جگہ نکل پڑتا ہے جس جگہ نیو ٹروتھ والے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سودو سے من ہائیجین اور ایک سینئر ممبر بھی نکل پڑتا ہے کہ پاک جنجا کو پکڑ کر نیو ول کے اعلان کو روکیں، لیکن یہاں نیو ٹروتھ نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر سخت سیکیورٹی کر رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ من ہائیجین کامیاب ہوتی ہے، جنسو یا نیو ٹروتھ۔ اس کے بعد یہ سب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ من ہائیجین کا ساتھی اسے سودو کے 2 اور ممبرز کے ساتھ ملواتا ہے جو میاں بیوی ہیں، یہاں وہ ان کا ساتھ دینے والے تھے۔ ادھر پاک جنجا کو بھی سٹیج پر لایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اعلان کرنے لگتی ہے، اچانک سے جہنم کے جلادوں کے آنے سے پہلے جو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے اس کی آواز آتی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور دہشت کا ماحول پھیل جاتا ہے۔ یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب تم ڈیمونسٹریشن میں پڑے لوگوں کا استعمال بھی کرنے لگے۔ ایپیسوڈ 5 کی شروعات فلیش بیک سے ہوتی ہے۔ ہم سب کیوریس تھے کہ سودو کے اس سینئر ممبر نے من ہائیجین کا ساتھ کیوں دیا۔ وہ یہاں اس فلیش بیک سین میں ریویل ہوگا۔ پہاڑوں پر سیکرٹ جگہ جو کبھی ایک سکول تھا۔ سیکرٹری اس سینئر ممبر کو خفیہ میٹنگ کے لیے بلاتی ہے۔ یہ دونوں پرانے کلاس میٹ تھے۔ سیکرٹری اسے کہتی ہے کہ تم پاک جنجا کو کڈنیپ کر لو۔ سینئر ممبر کہتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں؟ اب سیکرٹری اسے ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایرو ہیڈ کی بڑھتی طاقت کو روکیں، اس لیے نیو ٹروتھ کو پاک جنجا اور نئے سدھانت کی مدد سے پاورفل بنانے کا پلان بنایا۔ لیکن اگر نیو ٹروتھ پاورفل ہوگا تو ہماری طاقت کم ہو جائے گی، اس لیے تم پاک جنجا کو پکڑ لو، اس طرح سب بیلنس میں رہیں گے۔ ہم ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جسے ہم آسانی سے کنٹرول کر سکیں، لوگ 2 گروہوں میں بڑھ جائیں اور ہم جب چاہیں انہیں لڑوا دیں، جب جس طرح چاہیں کنٹرول کریں۔ لوگ سمجھیں گے کہ انہیں آزادی ہے بولنے کی، اپنی پیشن فالو کرنے کی، لیکن اصل میں سب کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور ہاں، ہم کبھی سامنے نہیں آتے، نہ اپنے ہاتھ گندے کریں گے، ہمارا کام باقی لوگ کریں گے۔ سیکرٹری اپنے بلیک کپ میں ڈرنک پیتے ہوئے جو وہ ہر وقت پیتی رہتی ہے اسے دمکاتی بھی ہے کہ من ہائیجین کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں، لیکن تمہارے اور میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اسے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اب سین واپس پریزنٹ میں آتا ہے جہاں جہنم کے جلاد آنے والے تھے۔ سودو کی اس عورت کا ڈیمونسٹریشن کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایرو ہیڈ کے گنڈے بلڈنگ میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ یہاں سیکرٹری مطمئن بیٹھی تھی کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ چیئرمین جنسو زندہ ہے اور آج وہ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے جس سے سب کچھ بدل جائے گا۔ ایرو ہیڈ لائیو سٹریمنگ کر رہے تھے اور اچانک سے چیئرمین جنسو سکرین پر شو ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے
कि ये कैसे वापस आ गया। एरोहेड वाले अब जोश में आ गए क्योंकि अब पावर उनके हाथ में थी। न्यू ट्रुथ वाले और गवर्नमेंट वाले शॉक्ड कि उनके प्लान्स धरे के धरे रह गए क्योंकि लोग जिनसू को छोड़कर हर किसी की बात को कूड़ा समझते थे। जिनसू बताता है कि मैंने न्यू ट्रुथ को मौका दिया, लेकिन उन्होंने ईश्वर की इच्छा के बजाय अपने फायदे को चुना और अपने असूल लोगों पर थोप दिए। अब उनके झूठों को रोकने मुझे वापस आना पड़ा है। मुझे पाक जुंजा से मिलने में मदद करें, फिर ईश्वर की न्यू विल का अनाउंसमेंट मैं खुद करूंगा। यहाँ एरोहेड के गुंडों को मिन हाइजिन देखी जाती है, इसलिए वो उनसे फाइट करने लगते हैं। इसी दौरान वो किम को पकड़कर एरोहेड के हवाले करती है और खुद पाक जुंजा को पकड़ लेते हैं। एरोहेड वाले उनके पीछे ही थे। गुंडे किम को जिनसू के पास लेकर आते हैं जो अब उसे मरवाने वाला था। किम कहता है कि मैं जिनसू का राज जानता हूँ, ये एक पापी है और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था। ये कोई लीडर नहीं, ये एक झूठा है। इसे लगा एरोहेड वाले उसकी बात का यकीन करेंगे, लेकिन वो तो जिनसू के जादू में थे, उसकी बात कब सुनते, इसलिए वो उसे पीटने लगते हैं। जब वो उसे टेबल पर गिराते हैं तो उसे छत पर फीनिक्स बर्ड नजर आता है जो कलरफुल था। वही बात जो पाक जुंजा ने उसे बताई थी, यानी वाकया ही उसे किसी की मौत का पहले ही इल्म हो जाता था। मिन हेजिन पाक जुंजा को याद दिलाती है कि मैं आपकी लायर थी और अब मैं आपको आपके बच्चों से मिलवाऊंगी। पाक जुंजा मिन हेजिन को देखकर कहती है, एक खिलौना हाथी जैसा मैंने तुम्हें इस खिलौने के साथ देखा और उसी जगह तुम मारी जाओगी। ये सुनकर मिन हेजिन शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर 5वीं एपिसोड खत्म हो जाती है। सीजन 2 की छठी और आखिरी एपिसोड की शुरुआत न्यूज से होती है, जिसमें बता रहे होते हैं कि जिनसू के सामने आने से दुनिया भर में हंगामे शुरू हो गए हैं। चेयरमैन किम को एरोहेड ने उठा लिया है और उनके पास एक 50 साल का आदमी भी है जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने जनता से मांगी है ताकि उसके गुनाहों को पब्लिक किया जा सके और उसकी फैमिली भी पकड़ी जाए। जिनसू किम के फोन से जान लेता है कि किम गवर्नमेंट की फ्रंटमैन सेक्रेटरी के साथ मिला हुआ है। वो उसे फोन करके डिमांड करता है कि पाक जुंजा से मेरी मुलाकात करवाओ, क्योंकि वो अकेली इंसान है जिसने वो देखा जो मैं देख चुका हूँ। हम दोनों ही मरकर वापस आए हैं। सेक्रेटरी अब सौदेबाजी करने लगती है कि इसमें हमारा फायदा बताओ। जिनसू कहता, मैं पाक जुंजा को तुम्हें वापस सौंप दूंगा और अगर चाहो तो दुनिया को बेवकूफ बनाने में जैसे चाहो तुम्हारी हेल्प करूंगा, अगर नहीं तो फिर एरोहेड के सर पे मेरे एक इशारे पर सुकून से घर भी बैठ सकते हैं या फिर तुम सबके खिलाफ जंग के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अब रास्ता तुम खुद चुन लो। इधर एरोहेड वालों को इस बूढ़े की फैमिली की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन हेजिन का साथी कहता, फिक्र ना करो, इनकी फैमिली को पहले ही छुपा दिया गया है। उसका टाइम आते ही जल्लाद वहां आ जाते हैं और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगते हैं। जिन और उसके साथी के प्लान के मुताबिक यही टाइम उनके भागने का था। वो भागते हैं, लेकिन सेक्रेटरी ने एरोहेड की हेल्प की और अब पाक जुंजा, मिन हेजिन और उनका साथी जिनसू के सामने थे। जिनसू पाक जुंजा को साइड पर ले जाता है और ऑलमोस्ट रोते हुए उससे पूछता है कि बताओ राज क्या है। मुझे जहन्नम के जल्लाद मरने के बाद भी मारते थे और मैं एक अजीब कंडीशन में था जो कि जहन्नम का कोई अजाब था जिसे हम वापस नहीं निकल सकते, और अब वापस आने के बाद भी मुझे वो दिखते हैं। मैं तंग आ चुका हूँ, कैसे जान छुड़ाऊं। यहाँ जुंजा कहती है कि मैं जिस जहान में गई मेरे बच्चे ही थे। तुम तो कभी अपने बाप थे, किसी में बेटे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। लगता है कि मेरा नर्क और तुम्हारा मुख्तलिफ है और हम दोनों भी मुख्तलिफ हैं। मुझे आईने में जल्लाद नजर नहीं आते। हो सकता है वो जल्लाद तुम्हारे पीछे ना हो बल्कि तुम्हारे अंदर ही हूँ। यह सुनकर जिनसू डर जाता है। फिर अचानक से उसके अंदर ये जल्लाद बाहर आने लगते हैं। उसकी बॉडी जल्लाद की तरह ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जल्लाद उसकी बॉडी को अपने अंदर समोने की कोशिश में उसे स्वेलो कर रहा होता है। एरोहेड ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जिनसू मिन हेजिन से मदद मांगता है। हेजिन उसकी हेल्प की कोशिश करने लगती है। उसके हाथ को गाड़ी से बांधकर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार जाता है। वो जल्लाद में ट्रांसफॉर्म होकर पूरी दुनिया के सामने फिर गायब हो जाता है। एरोहेड वाले परेशान थे कि ये सब क्या हुआ, यानी जिनसू की ये हालत देखकर उसका रिलीजन भी उसके साथ दफन हो गया। और अब प्रोफेसर भी सेक्रेटरी को मशवरा देता है कि यही सही वक्त है, हम एरोहेड और न्यू ट्रुथ को आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन सेक्रेटरी अपने घटिया प्लान पर कायम थी। वो कहती है कि जनता इस सब हंगामे के बारे में सवाल करेगी और हमें उन्हें जवाब देकर हालात फिर अपने हक में करने हैं। न्यू ट्रुथ की कमेटी को बुलाओ और अब हमारा प्लान है कि एरोहेड को कुचलकर खत्म करेंगे और न्यू ट्रुथ और सोदो को आमने सामने खड़ा करेंगे। और इधर मिन हेजिन का साथी उसके पीछे पड़ जाता है कि हमें पाक जुंजा को मारना होगा ताकि सब रुक सके।
वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से दुनिया में कोहराम मचा, अगर तुम असूलों पर ना अड़ती तो कुछ बुरा ना होता। अब वो दोनों को मारना चाहता था। मिन हे जिन इस निशानी को देखती है जो पाक जुंजा ने बताई थी, इसलिए वो उसके हमले से बच जाती है। फिर वो पाक को गाड़ी में क्रश करने वाला होता है, लेकिन मिन हे जिन उसे बचा लेती है और उसे एक गाड़ी के साथ बांधकर चाबी कुछ दूर रखकर चली जाती है कि किस्मत हुई तो तुम बच जाओगे। फिर पाक जुंजा को अपने एक साथी के साथ गाड़ी में बच्चों को मिलवाने भेज देती है, लेकिन जाते जाते वो एक और भविष्यवाणी कर जाती है कि ये दुनिया जल्द खत्म होने वाली है, इसलिए अब वो करो जो तुम करना चाहती हो। सीन बदलता है और हम एक और मुसीबत को देखते हैं। सेक्रेटरी की मौत की पेशगोई होने लगती है और साथ पूरे शहर में सब लोगों की पेशगोई होने लगती है, यानी सब के सब मरने वाले थे। डिटेक्टिव की बीमार बेटी उसे कहती है कि माँ की फोटो दिखाओ। वो फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसके साथ ही वो मर जाती है। जो लड़का गाड़ी में पाक जुंजा को ले जा रहा होता है वो बताता है कि मैं ही आपका बेटा हूँ और बहन घर में आपका वेट कर रही है। मिन जख्मी होती है। गाड़ी में बैठकर वो उसी खुफिया जगह पर जाती है जहाँ वो छोटी बच्ची जे हुन थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी? वो कहती है हाँ। हेजिन का साथी उससे पूछता है कि क्या यही दुनिया का अंत है? वो जवाब देती है कि बहुत जल्द नई दुनिया की शुरुआत होगी, जाओ अपनी मनपसंद दुनिया ढूंढो। उसके बाद रास्ते में बच्ची एरोहेड के सिंबल को देखकर पूछती है कि ये क्या है। ये उस बच्ची के पेरेंट्स और उसकी ड्राइंग थी जो पहले सीजन में उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और एरोहेड ने उसे सिंबल बनाकर एक झूठा ईमान गढ़ा था कि उन्होंने कुर्बानी देकर हमारे पाप धोए। हेजिन बच्ची को उसके पेरेंट्स के बारे में सच बताने लगती है। अब आखिर में सीक्रेट रिवील किया जाता है, जिसको देखकर हेलबाउंड की स्टोरी टोटली बदल जाती है। इस ट्विस्ट ने सीजन 3 की हाइप बहुत अच्छे से क्रिएट कर दी है। इस ट्विस्ट को जानने के लिए हम फिर से चलते हैं सीजन 1 के एंडिंग सीन से पहले के सीन पर, जहां हेजिन और इस बच्ची के पेरेंट्स इस बच्ची को जलादू से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो पेरेंट्स उस बच्ची के ऊपर कवर करके बैठ जाते हैं और जलाद इन दोनों को जला देते हैं। लोग मायूस हो जाते हैं कि पेरेंट्स के साथ बच्ची भी मारी गई, लेकिन फिर पाक जुंजा को बच्ची के रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो बच्ची जिंदा थी, लेकिन असल हकीकत ये थी कि बच्ची उस वक्त उन जलादों के हाथों मर चुकी थी। लेकिन जब सब रो रहे थे उसी दौरान वो बच्ची वापस जिंदा हो जाती है, जैसे जिनसू और पाक जुंजा जिंदा हुए थे। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स की बॉडीज उसके ऊपर थी और वो छोटी सी थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला था। अब ये सवाल कि ये जल्लाद कौन है, कहाँ से आते हैं, मरकर ये लोग किस जहन्नम में जाते हैं, फिर वापस जिंदा कैसे होते हैं और क्यों? आखिर कौन है इस सब के पीछे? क्या हेजिन को पता है कि बच्ची वापस जिंदा हुई और उसने ये क्यों कहा कि नई दुनिया की शुरुआत होगी? इन सब सवालात के जवाबात के लिए इंतजार करें सीजन 3 का। जैसे ही सीजन 3 आएगा इस चैनल पर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करना। गुड बाय।